Hello everyone. Today I have taken one initiative to help out those children who really need some guidance from their teachers or who have some difficulty in understanding their topics, particularly in social science for classes 9th and 10th and history for classes 11th and 12th. I am very much optimistic and I have full confidence that through this channel or through this platform I can help out those children who really need some guidance from their teacher. And I feel that this journey that we have started today, it is going to be very productive and it is going to be very wonderful. And in today's class I have taken a first chapter from class 10th history, and that is what we call the rise of nationalism in Europe. So before we proceed to the introduction part of this chapter, we are going to understand the meaning of nationalism. What is the term nationalism? It means, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं कि जो नेशनलिज्म है, तो नेशनलिज्म क्या है एक्चुअली? तो नेशनलिज्म है जो एक सेंस है, नेशनलिज्म है जो एक इमोशन है, और नेशनलिज्म है जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और ये जो नेशनलिज्म की जो हम बात करें, तो नेशनलिज्म हम देखते हैं कि ये जो फीलिंग है या ये जो सेंस है, ये तब डेवलप होता है व्हेन द पीपल दे लिव इन सेम जोग्राफिकल टेरिटरी एंड दे शेयर अ सिमिलर हिस्ट्री एंड कल्चर। तो नेशनलिज्म क्या है एक्चुअली? एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। और ये जो फीलिंग है, ये जो सेंस है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये तब डेवलप होता है जब लोग हैं जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल टेरिटरी में रह रहे हैं और एक सिमिलर हिस्ट्री और कल्चर को क्या करें, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल नेशनलिज्म। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से यूरोप के अंदर है जो नेशनलिज्म है जो इमर्ज करती है। इन द ईयर 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, एक पेंटर है जिनका नाम है फेडरिक सोरियो, और उन्होंने जो सीरीज ऑफ 4 प्रिंट उनको उन्होंने पब्लिश किया है। और ये जो 4 प्रिंट उन्होंने जो पब्लिश किए हैं, प्रिंट किए हैं, उसमें जो पहली जो प्रिंट है दैट इज व्हाट वी कॉल द पैक्ट बिटवीन नेशन, द सेकंड वन इज द प्रोलॉन्ग, द थर्ड वन इज द ट्रम्प एंड द फोर्थ वन इज द कॉल्ड द मार्केट। तो ये 4 उन्होंने जो प्रिंट है जो पब्लिश की थी, एक सीरीज में 4 प्रिंट है जो पब्लिश किए। और इसमें जो पहली जो प्रिंट है दैट इज व्हाट वी कॉल द पैक्ट बिटवीन नेशन, जो आप अपनी किताब में देख सकते हो फिगर 1 में। और इसके जरिए उन्होंने जो वर्ल्ड है उसको उन्होंने विजुलाइज किया है कि जो आने वाला जो वर्ल्ड है वो किस तरह का होगा। तो उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो आने वाला जो दुनिया है या जो आने वाला जो वर्ल्ड है वो किस तरह से वो है जो बना हुआ होगा। तो उसमें वो बताने की ये कोशिश करें कि ये जो पूरी दुनिया है ना, इट इज़ गोइंग टू बी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। जो पूरी दुनिया है वो किससे बनी हुई होगी? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से जो बनी हुई होगी। और इस तरह से वो बताने की है जो यहाँ पर है जो कोशिश करें। तो ये जो पहली जो प्रिंट है जो मैंने आपको बताया दैट इज व्हाट वी कॉल द पैक्ट बिटवीन नेशंस, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, जो डिफरेंट एजेस को बिलोंग करते हैं और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, ये सभी लोग हैं जो एक मार्च निकाल कर है जो गुजर रहे हैं। एक है जो मार्च निकाल रहे हैं, एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं, एक जुलूस निकाल रहे हैं। और सामने आपको देखने को मिलेगा एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसको वो होमेज देते हुए, उसको रेस्पेक्ट करते हुए वो वहां से जो गुजर रहे हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग जानते हो, तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आउटकम थे, तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं जिसमें हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा होगा, जस्टिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, इनका है जो 18th सेंचुरी के बाद में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उनका पर्सोनिफाई करना है जो शुरू कर दिया, उसको फीमेल फिगर के रूप में उसको देखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको देखने को मिलेगी, और इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वो रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से जो गुजर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके हाथ में, एक हाथ में है जो उसके पास में है जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, तो दूसरे हाथ में है जो उसके पास में एक चार्टर है, एक डिक्लेरेशन है। और ये जो चार्टर और जो डिक्लेरेशन है, ये किसका है? राइट ऑफ मेंस, है ना। जो ह्यूमन जो राइट्स हैं उसका एक चार्टर या एक डिक्लेरेशन है जो उसके हाथ में है। और उसके साथ ही साथ अगर आप जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसके जो फोरग्राउंड है ना, उसके जो सामने जो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर आपको बहुत सारे डेब्रिस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेब्रिस है और ये जो रिमेन्स है, ये किसके हैं? ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के हैं। किसके रिमेन्स है? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग क्या होता है? तो जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इससे मुराद ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस है ना, जो कि जहाँ पर जो पावर है जो सेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पर पावर है जो सेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पर एक ही लेवल है गवर्नमेंट का, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है काफ़ी रिप्रेसिव है और मिलिटराइज्ड गवर्नमेंट है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट से हमारी जो मीनिंग होता है वो किससे होता है? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से होता है।
तो उस ज़माने में आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट थी 1848 की अगर हम बात करें और उससे पहले भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की थी, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो उससे यहाँ पर है जो उसका मीनिंग है जो निकाल कर देखा जा रहा है और वो बताने की कोशिश करें कि 1848 के बाद में हम क्या देखेंगे कि जो ये मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी या खत्म हो जाएंगी। तो उसके रिमेन्स है जो आपको है जो सामने है जो देखने को मिल रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि ये जो फ्रेडरिक सोरियो है ये उसका एक यूटोपियन विजन है। ये क्या है, उनका एक है जो यूटोपियन विजन है, जिस तरह से वो इसको विजुलाइज करें पूरी सीन को। तो यूटोपियन विजन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ड्रीम है ना जो कि प्रैक्टिकली है जो पॉसिबल नहीं होता है, जो कि प्रैक्टिकली है जो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूटोपियन। तो यूटोपियन से जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो उनका जो ड्रीम था कि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगा, तो वो ये ड्रीम उन्होंने विजुलाइज किया था इन द ईयर 1848। और आज है जो आपको मालूम है कि 2024 है जो चल रहा है, तो आज भी है जो उनका ड्रीम है जो पूरा नहीं हुआ। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेगी दुनिया भर में। कहीं पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, कहीं पर है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कहीं पर है जो आपको है जो मोनार्की भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें, कहीं पर है जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप एक इमेजिन करते हुए एक ऐसी सिचुएशन को जो कि बहुत ज़्यादा है जो इमेजिनरी है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल यूटोपियन विजन। तो ये जो फ्रेडरिक सोरियो हैं जो कि एक पेंटर हैं, एक आर्टिस्ट है, उनका जो ये विजुअलाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है जो यूटोपियन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो इसमें जो ये प्रोसेशन निकाल रही है, ये जुलूस निकाल रहे हैं ये लोग, है ना, दे हैव बीन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, है ना। वो अलग अलग बैनर्स या अलग अलग जो झंडा है वो लेकर साथ में चल रहे हैं, और साथ ही साथ है जो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी लैंग्वेज से भी, और साथ ही साथ उनके जो नेशनल जो कॉस्ट्यूम है उससे आप उनको आइडेंटिफाई है जो कर सकते हो। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब ये सारे जो जुलूस निकल रहा है, सभी लोग है जो होमेज देते हुए इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सबसे पहले जो आगे निकल चुके हैं, है ना, वो कौन से लोग हैं, यूएसए, है ना। और जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जो यूएसए है वो 1776 में आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो यूरोप अमेरिका के अंदर है जो 13 कॉलोनीज हुआ करती थी। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी अल्टीमेटली जो 1776 में जो क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो अमेरिका है, यूएसए है ना, वो है जो एक नेशन स्टेट है जो बन चुका था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी तरह से अगर हम स्विट्जरलैंड की अगर बात करें, तो जो स्विट्जरलैंड है, ये जो स्विट्जरलैंड है अल्टीमेटली इन द ईयर 1648 में इसने भी है जो इंडिपेंडेंस है जो ले ली थी। और इसने जो इंडिपेंडेंस है जो ली थी किससे, होली रोमन एम्पायर से। होली रोमन एम्पायर है उससे उन्होंने इंडिपेंडेंस है जो 1648 में इन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली थी। उसके बाद में 1848 में ये भी जो स्विट्जरलैंड है ये भी एक है जो फेडरल स्टेट है जो बन चुका था। तो कहने का मतलब ये था कि जो यूएसए और साथ ही साथ उसके जो पीछे जो स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं, उससे वो आगे निकल चुके हैं। तो ये बताने की ये कोशिश की जा रही है कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये दोनों है जो नेशन स्टेट है जो बन चुके हैं। और जस्ट है जो अभी है जो वहाँ पर है जो पहुँचे हैं, वो कौन पहुँचे हैं, फ्रेंच लोग वहाँ पर है जो पहुँचे हैं। और जो फ्रेंच लोग हैं वो अपना नेशनल फ्लैग है ना, जो अपना जो रेवोल्यूशनरी जो फ्लैग है उसको लेकर वहाँ पर है जो पहुँचे। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि 1848 में कहीं ना कहीं है जो यूरोप में जो फ्रांस है इट वाज वेरी मच क्लोज टू बिकम अ नेशन स्टेट, है ना। जो फ्रांस है जो बिल्कुल है जो नेशन स्टेट बनने के है जो बिल्कुल नज़दीक है जो पहुँच गया था। और इसी तरह से जो जब हम फ्रांस की अगर बात कर रहे हैं तो उनका जो रेवोल्यूशनरी फ्लैग है उसको वो ट्राई कलर फ्लैग है उसको वो कैरी करके लोग जस्ट उसके सामने है जो पहुंचे हैं। और उसके जो पीछे जो चल रहे हैं वो कौन है, जर्मन लोग हैं, है ना। तो जर्मन लोग हैं वो अपना फ्लैग है जो कैरी करके है जो उसके जो फ्रेंच लोग हैं उनके पीछे चल रहे हैं। और उनका जो फ्लैग है उसमें आपको है जो ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर है जो देखने को मिलेंगे। तो ये 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे। जर्मन जो लोग हैं जो अपना फ्लैग है जो कैरी करें उसमें ब्लैक हो गया, रेड हो गया और गोल्ड कलर हो गया। तो ये 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंगली बात है कि जब हम ये बात करें 1848 की बात करें तो उस समय जो जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी कोई नेशन था ही नहीं, कोई नेशन स्टेट था ही नहीं। लेकिन जो जर्मनी के अंदर जो रहने वाले जो लिबरल्स थे, है ना, तो उनके जो होप्स है उसको ये फ्लैग क्या कर रहा है, उनको एक्सप्रेस कर रहा है। और उनकी ये डिमांड थी कि जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर जो सेटअप होनी चाहिए जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो काम करे। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जो लिबरल्स थे जर्मनी के अंदर उनका ये जो ड्रीम था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होना चाहिए, तो अल्टीमेटली ये है जो बाद में पूरा होता है। और ये हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से जो जर्मनी का इन द ईयर 1871 में उनका जो यूनिफिकेशन हुआ है।
तो ये जो उनका जो मतलब ये जो आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियो, उनका जो विजन था वो कितना है जो करेक्ट, उनका जो प्रेडिक्शन था कि भाई फ्रांस के बनने के बाद में, जो फ्रांस है जब नेशन स्टेट बनेगा तो उसके बाद में जो कहीं ना कहीं ये जो जर्मन जो लोग हैं, जर्मनी के नाम से भी है जो एक नेशन स्टेट है जो क्रिएट होगा। इस प्रोसेस को भी हम आगे है जो समझने की कोशिश करेंगे। और उसके जस्ट बैक में अगर बात करें, मतलब कि जर्मन जो लोग चल रहे हैं उसके पीछे हम देख रहे हैं कि और भी बहुत से अलग अलग जो नेशनलिटी के लोग हैं जो अपना फ्लैग है जो कैरी करके है जो वहाँ से गुजरे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो जर्मनी के जो पीछे हैं वो हैं द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, उसके पीछे फिर हम देखेंगे द किंगडम ऑफ टू सिसली और लोम्बार्डी। तो आज अगर हम देखें ये जो टू किंगडम ऑफ सिसली और जो लोम्बार्डी है, इट इज अ पार्ट ऑफ इटली, ये इटली का है जो हिस्सा है। उसके पीछे अगर हम देखें तो पोलैंड है, उसके पीछे फिर जो इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रशिया, ये सारे लोग भी अपने अपना फ्लैग है जो लेकर है जो वहाँ से है जो गुजर रहे हैं। और इस सब सीन की अगर हम बात करें तो अगर आप इसको, ये जो पेंटिंग है दैट इज व्हाट वी कॉल द पैक्ट बिटवीन नेशन, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऊपर से है ना, हेवन से इन सब चीज़ों को, जो ये सारे जो एक्शंस हो रहे हैं है ना, विच हैव बीन टेकन बाय द ह्यूमन बींग्स, इनको है जो ब्लेस किया जा रहा है ना, बाय द क्राइस्ट, बाय द एंजल्स एंड बाय द सेंट, यू नो। और ये जो चीज़ है वो सिंबलाइज करती है, किसको सिंबलाइज करती है? फैटर्निटी अमंग द नेशंस, है ना, जो नेशंस हैं उनको, उनकी जो फैटर्निटी है उनको ये सिंबलाइज है जो करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 18th सेंचुरी के बाद में, 18th और जो 19th सेंचुरी के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि जो यूरोप है उसका जो पॉलिटिकल जो मैप हो गया वो पूरी तरह से जो चेंज हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं जो लोगों का जो मेंटल जो स्टेटस था या जो मेंटल जो वर्ल्ड था वो भी है जो 18th और 19th सेंचुरी के बाद में पूरी तरह से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूरोप के अंदर जो पहले जो मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे, मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर से मतलब है कि ऐसे एम्पायर जहाँ पर जो अलग अलग नेशनलिटी के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर है जो रह रहे हैं। जैसे कि हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, हेम्सबर्ग एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओटोमन एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑस्ट्रियन और हंगरी एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर है जो अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं जो एक साथ में जो रह रहे हैं, इन लोगों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कॉमन है ना। इनकी अगर हम बात करें, इनकी लैंग्वेज की अगर बात करें, इनके कल्चर की बात करें, इनके हेरिटेज की अगर बात करें, तो ये आपस में बिल्कुल है जो एक दूसरे से है जो डिफरेंट है। तो इस तरह से जो एम्पायर है जो उस जमाने में है जो, मतलब उस 18th सेंचुरी से पहले जो वहाँ पर है जो एग्जिस्ट करते थे, तो ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स है इनका है जो क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। ये आपस में, मतलब कि ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं ये डिसइंटीग्रेट होंगे, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद में यहाँ से है जो इन्हीं नेशन स्टेट्स का क्या होगा? एमरजेंस होगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से जो ओटोमन एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, हेम्सबर्ग एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, और उसे किस तरह से इटली हो गया या जो फ्रांस हो गया, इस तरह से जो जर्मनी हो गया, इस तरह के जो नेशन स्टेट है उनका है जो एमरजेंस हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें एक और जो मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये जो कंसेप्ट था मॉडर्न स्टेट की अगर बात करें, तो यूरोप में बहुत पहले से है जो इसके ऊपर जो डिस्कशन है जो किया जा रहा था। और मॉडर्न स्टेट से मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज्ड है ना, जहाँ पर है जो पावर है जो सेंट्रलाइज्ड है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका है जो सॉवरेन कंट्रोल है पूरे उसकी टेरिटरी के ऊपर, और साथ ही साथ है जो वो उसके पास में एक है जो वेल डिफाइंड है जो टेरिटरी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न स्टेट। तो यूरोप में जो मॉडर्न स्टेट के ऊपर काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर है जो बातचीत है जो चल रही थी। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें जो नेशन स्टेट की अगर बात करें, तो ये बिल्कुल है जो एक नया कंसेप्ट था जो कि हमें 18th सेंचुरी के बाद में हमें देखने को मिलता है। और नेशन स्टेट की अगर बात करें तो जो इसका जो बेस है वो एक कॉमन कल्चर है, कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है जो इसका जो बेस है। और जिस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोप के अंदर जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स है उनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, और वहाँ पर किस तरह से जो नेशन स्टेट है उनका जो एमरजेंस हमें देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो ये जो नेशन स्टेट जिस तरह से डेवलप होते हैं है ना, तो इनका जो बेस था वो था सिमिलरिटीज, या जो कॉमननेस हमें जो हमें देखने को मिलती है वो लैंग्वेज के फॉर्म में हो सकती है या रेस के फॉर्म में हो सकती है, कॉमन कल्चर या कॉमन हिस्ट्री के बेस पर है जो हो सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जो कॉमननेस है या जो सिमिलरिटी है वो इमोरल टाइम से वहाँ पर जो एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी जो कॉमननेस की अगर हम बात करें तो उनको है जो क्रिएट किया गया है, उनको है जो पैदा है जो किया गया है बाय द लीडर्स और बाय द कॉमन पीपल, यू नो, और एक स्ट्रगल के जरिए भी उन चीज़ों को है जो क्रिएट है जो किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले क्लासेस में इसको हमें जो एक अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो रोमांटिक जो नेशनलिज्म है ना, तो वहाँ पर किस तरह से एक आप ये मान सकते हैं कि किस तरह से एक आर्टिफिशियल तरीके से जो लोगों के अंदर है जो एक एक यूनिटी है जो क्रिएट करने की है जो कोशिश है जो की जाती है, या एक सिमिलिटी है जो क्रिएट करने की है जो कोशिश की जाती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे फ्रांस की अगर बात करें, जो फ्रांस आज एक नेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है, और वहाँ की जो सोसाइटी है वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है ना, तो वहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज है जो पूरे फ्रांस के अंदर है जो बोली जाती है।
लेकिन एक समय तक हम देखते हैं कि जो फ्रांस में हमें क्या देखने को मिलती है कि जो फ्रेंच जो लैंग्वेज जो आज जो बोली जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा है जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, अलग अलग डायलेक्ट्स उस समय जो मौजूद थे। लेकिन फिर एक कॉमननेस क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया कि जो फ्रांस की जो कैपिटल है जिसका नाम है पेरिस, तो वहां पर जो लैंग्वेज जो बोली जाने लगी है ना, इट वॉज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द फ्रांस, तो फ्रांस की उसको नेशनल लैंग्वेज है जो बना दिया गया। तो इस तरह से नेशनल फ्लैग्स के जरिए, फोकल ड्रा के जरिए, ठीक है, और जो लीजेंड्स के जरिए, ये सारी जो तरीके हैं रहेंगे जहाँ पर वो एक है जो एक कल्चरल प्रोसेस के जरिए, तो वहाँ पर है जो वो एक है जो सिमिलरिटीज या जो कॉमननेस है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में इसको हमें जो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो नेशनलिज्म है वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह जो काम करती है, और किस तरह से यूरोप के अंदर जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, और वहाँ पर किस तरह से जो नेशन स्टेट है जो निकल कर सामने आते हैं। आई होपफुल दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, and very soon I am going to introduce another topic of this chapter, and that is what we call the French Revolution and the idea of the nation. Thank you very much for watching this video. Thank you.